बच्चों नमस्कार, आप सभी का रॉयल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 13 सितंबर 2020 का वह दिन है जहाँ पे नीट 2020 का पेपर हो चुका है। काफ़ी इंतज़ार के बाद में बच्चों का ये वो दिन आ गया है जहाँ पे बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि सर वो पेपर कब होगा। और पेपर होने के बाद में भी खुशी की बात यह है कि हमारे पास में इतने बच्चों के फ़ोन आए हैं और सब बच्चों का एक ही कहना है कि सर बहुत मज़ा आ गया, सर बहुत अच्छा पेपर हुआ। आपके द्वारा पढ़ाए गए जितने भी अपने पास क्वेश्चंस थे या नोट्स थे उस नोट्स में से ही आया है। तो बच्चों अब वो कैसे नोट्स में से आया, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी देखो शॉर्टकट बहुत सारे बच्चों ने किया है, फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट कर लिया। तो हम डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाए और कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार जो 2020 का फिजिक्स का पेपर है नीट का, वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इजी रहा है। और जब इजी रहा है तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ प्रीवियस ईयर से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का पेपर इजी हुआ है, इस बात की हमें खुशी है और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, बेफिक्र रहिए। काफ़ी लंबे समय तक आपने प्रिपरेशन करी है, तो अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम मिल गया है। बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट आने वाला है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर जो हुआ है 11th वाले पोर्शन और 12th वाले पोर्शन से, इस बार 12th वाला पोर्शन से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बने हैं। मोर देन 50% जो है वो 12th वाले से बने हैं और 11th से थोड़े कम बने हैं। बट हर साल ऐसा होता है कि लगभग 50 के आसपास 21, 22 या 22-23 क्वेश्चन जो है 11th 12th से बनते हैं। इस बार 12th वाला पोर्शन थोड़ा सा भारी पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बेटा, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप एक एक क्वेश्चन के साथ मैच करें। हमारा जो ये पेपर का कोड है वो H2 कोड है, नीट 2020। बच्चों अभी तक आपके फ़ोन हमारे पास आ चुके हैं। तो 7 बजे का टाइम हुआ है। हमने कहा था कि किसी भी कोचिंग की जो आंसर की वो सबसे पहले नहीं आएगी, सबसे पहले रॉयल कोचिंग जो है अपनी आंसर की यूट्यूब पे या वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे डालेगा, ठीक है। तो 7 बजे विदिन 1 आवर हम आपके पास पहुंचने वाले हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं मिक्स बोलूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए ईजी रहे समझने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 136, इन अ गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. Okay, when tension in B slightly decrease. अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो गिटार में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप सबको पता है, ये रहा, ठीक है। T फॉर टेंशन, म्यू जो है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और ये जो है L लेंथ है। अब थोड़ा सा इसमें हिंट कहाँ दिया है, वो यहाँ दिया है, बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाए। बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ए की फ्रीक्वेंसी बी की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ये रहा। तो इसका मतलब आपको जो पहले ये दे रखा था 6 हर्ट्ज, वो ए और बी की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, ठीक है। और हमने देखा अभी कि ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बी से, तो इसका मतलब एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब आपके मन में आया कि नहीं सर हम तो बी को ज़्यादा मानेंगे। मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको, आपके मन में जो आया वो सोचिए, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है नहीं हम तो बी को ज़्यादा मानेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए बेटा आगे अगली लाइन आपको और थोड़ा क्लियर करेगी। क्लियर क्या करेगी कि अगर मैं तनाव को कुछ कम कर दूं, टेंशन को मैं डिक्रीज कर दूं, तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। टेंशन को डिक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होनी चाहिए। और जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो क्या ये डिफरेंस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा। और होके कितना हो रहा है बेटा, 7 हर्ट्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 6 अपनी इक्वेशन जो है वो बहुत ही सिंपल और करेक्ट इक्वेशन है। ओके आगे बढ़े। इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इट इज इक्वल टू 530, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 530 minus FB is equal to 6. Now the value of FB which is equal to 530 minus 6, it is equal to 524 Hertz.
थर्ड आंसर करेक्ट है। बहुत टफ क्वेश्चन था क्या? सेकेंड स्टेप में आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन वो इतनी ही है, ज़्यादा कहीं आपको बड़ी कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कैपेसिटर के चैप्टर से आया ये 12th का पोर्शन है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। ओके, with the introduction of a dielectric medium the capacitance becomes 30 microfarad, then you have to find the permittivity of the medium. Okay, now अगर किसी बच्चे को शॉर्टकट में फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट वो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को नहीं पता है कि सर मुझे तो पूरा फॉर्मूला बताओ, तो A इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D एंड द कैपेसिटेंस विद द मीडियम विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D. Put the value of A epsilon naught by D which is equal to C, then Cm is equal to C naught into K बोलो या R एप्सिलॉन R बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। मैंने क्लास में बताया होगा कि डिफरेंस बिटवीन K एंड एप्सिलॉन R, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों में डिफरेंस होता है, एक स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। वो क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारा वहाँ यूज़ नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ Cm, मीडियम की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 और C कितना है? 6 एंड K। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से K की वैल्यू, जिसको आपने बोला एप्सिलॉन R एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, वो आ रहा है 5। क्लियर? अब हमें फाइंड क्या बोला है? फाइंड करने को बोला हमें परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत उसने आधा अधूरा पढ़ा है तो। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? बच्चे को लगता है कि परमिटिविटी तो पूछिए, ठीक है, तो वो K फाइंड कर लेता है, और 5 कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, सिर्फ ये दिख रहा है, तो वो पहला टिक कर सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे उस मीडियम की परमिटिविटी पूछी है, ना कि रिलेटिव परमिटिविटी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। हमें एप्सिलॉन पूछा है, एप्सिलॉन R नहीं पूछा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या करना पड़ेगा बेटा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। मल्टीप्लाई कर लोगे? देखो मल्टीप्लाई जब करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास में देखो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये 4 के आसपास कुछ बनेगा, तो ये चौथा आंसर बनना चाहिए। बस सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 0 इधर ट्रांसफर होकर 0.44 बन जाएगा, और -10 है ये आपके पास में, ठीक है। तो बहुत आसान आंसर है। अब देखिए, है कि आपके पास में ये तो फॉर्मूला यूज़ किया है, NCERT में या RBSC की बुक्स में सीधा फॉर्मूला दे रखा होता है, जिसको कुछ नहीं आता उसको ये आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 में ये पूछा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, आपको ये सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो कितनी होती है? वो होती है A sin ओमेगा टी। एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो होती है माइनस A ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई। कैसे लिखा? 11th की ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, जहां पे हम कहते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और 180 लाइन नो चेंजिंग लाइन, तो साइन ओमेगा टी बन के बाहर आ जाएगा। बहुत बेसिक है, 11th की ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज करनी है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका एक और मेथड बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे ये भी साइन वाली टर्म आ गई, ये भी साइन वाली टर्म आ गई। यहाँ पे एंगल कितना है? ओमेगा टी, और यहाँ एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई। ओके, तो अब क्या करेंगे, इस फेस एंगल और इस फेस एंगल को माइनस कर देंगे, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द फेस डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। तो क्या कहेंगे? ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी कैंसिल आउट, और आंसर कितना बनना चाहिए? पाई बनना चाहिए। सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता दूं, हम कौन सा कोड सॉल्व कर रहे हैं? H2 कोड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब कहेंगे कि सर इसका सेकंड मेथड क्या है? अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम वगैरह आते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट का जो डायग्राम बनाते हैं बेटा वो ऐसे बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, और एक्सेलरेशन का जो डायग्राम बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ साफ ही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं
ये जो है वो एक्स्ट्रा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा है। बाकी देखो सैम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पार्ट कितने एंगल को कवर कर रहा है? तो ये पार्ट 0 से लेकर पाई तक को कवर कर रहा है, मतलब पाई तक का पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है। और जब एक्स्ट्रा है तो हम कह सकते हैं कि फेस में डिफरेंस कितना हो गया? तो फेस में डिफरेंस हो गया पाई का। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से क्लास में बता रखा है कि हिंदी में इसको कलाकोण बोलते हैं। कलाकोण को कलाकोण ही क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रखी है। ठीक है, जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे उनको पता है कि कला को कलाकोण क्यों बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/5 times the threshold frequency is incident on photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is doubled? ओके, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें मैंने कहानी सुना रखी है आपको कि अगर कोई बच्चा 10 रुपये देकर काम करता है, अगर उसको हम 5 रुपये देंगे तो क्या काम करेगा? भाई मिनिमम वो 10 रुपये से निकलता है। ठीक है, तो 5 रुपये देंगे तो काम तो करेगा ही नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, सीधा सीधा जिंदगी के एग्जाम्पल को यहाँ लगाइए और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फिजिक्स में। देखिए कैसे, मैंने कहा कि यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड का 1.5 टाइम्स है। क्लियर है? ओके, अब हमें पता है थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है। मेटालिक सरफेस से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकलना है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम इंसिडेंट करते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगली ही लाइन में उसने क्या बोल दिया? अगली ही लाइन में उसने बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कर दी? आधी कर दी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी इसको आधी करूँ आधी, ये कर दिया बेटा। अब यह मामला तो गड़बड़ हो गया ना भाई, बंदा निकलता ही इसी से है, वो इससे नीचे तो बात ही नहीं करता। ठीक है, और आपने उसको दिए कितने? इससे कम दिए कि इससे ज़्यादा दिए? अब ये आपको आना चाहिए कि 75 दिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सर बहुत ज़्यादा दे दिया हमने तो बाहर निकलेगा कि दौड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 0.75 है और जब 0.75 जो है वो 1 से कम वैल्यू है तो बंदा बाहर नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो काहे की करंट, और जब करंट ही नहीं है तो किसी टाइप का कोई भी फोटो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, और जब फ्लो नहीं होगा तो आंसर क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़े। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिख रही है कहीं नहीं दिख रही होगी, क्योंकि फिजिक्स का पेपर भी बहुत इजी है और फिजिक्स है भी इजी। ठीक है, बस तरीके से सोचना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चार्ज आपको गिवन है 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। चलो बड़ी अच्छी बात है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर? मतलब देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर की तो रेडियस है और सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे जाके बात करनी है, तो कहीं ना कहीं हम सरफेस के बाहर है कि अंदर है? भाई 10 बड़ा है कि 15 बड़ा है? 15 बड़ा है, तो हम कहाँ गए? हम चले गए स्फीयर के बाहर। ये चले गए स्फीयर के बाहर, और जब स्फीयर के बाहर चले गए तो देखो सीधा सीधा किसी भी बंदे को पूछ लो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बंदा क्या बोलता है? KQ/R²। यही बोलेगा, सबको याद है ये। 12th में जाते ही यही फॉर्मूला रटाया जाता है बंदों को। ठीक है ना, पर हम रटते नहीं हैं। ठीक है, हम समझते हैं चीज़ों को। तो देखो K की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 × 10⁻9, एंड Q की वैल्यू कितनी है? 3.2 × 10⁻⁻7, और R की वैल्यू आपको दे रखी बेटा 15 सेंटीमीटर। क्या मैंने ये सही लिखा? कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ तो सब ऐसा यूनिट चल रही है, तो क्या करना पड़ेगा? इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसी भयानक गलतियाँ नहीं करनी है आपको। क्लियर? अब क्या सॉल्व करो? ठीक है, कर लोगे सॉल्व? सर यही तो नहीं होता है, बाकी सब हो जाते हैं। देखिए, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो -7 ये जाएगा 2 टाइम्स, इसको कर लोगे आप 15 × 15 और ये 10⁻⁻4,
ठीक है ना। अब जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग आंसर बनता है, मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैंने तो सॉल्व कर लिया, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इतना तो करोगे ही करोगे, बहुत पढ़ लिया। तो थर्ड इसका आंसर बनेगा, जब आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा, थर्ड आंसर बनता है। चलिए आगे बढ़े, आगे थोड़े से हम ग्राफिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रस्टिविटी विद द टेम्परेचर फॉर कॉपर। कॉपर की बात हो रही है यहाँ पे। कॉपर का मतलब क्या होता है, मेटल ही है, और जब मेटल है तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, सीधा सीधा फंडा देखिए, ठीक है। हमें पता है कि टेम्परेचर, मुझे आप ये मान के चलो कि मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कैसे अनुमान लगाते हैं, वैसे ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा था, आपको डायरेक्ट टिक करते आंसर पता है, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगाते हैं क्या होना चाहिए। हमें पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बढ़ जाता है, और जब मोशन बढ़ेगा देन उस कंडीशन में, मोशन बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉलिजन बढ़ेगा, और जब कॉलिजन बढ़ेगा तो क्या होगी, टक्करें जब बढ़ गई बेटा तो रेजिस्टेंस, अवरोध, वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। और जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी जो है, विरोध की भावना जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। आपको भी कमरे बंद करके टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर लिया जाए तो क्या करोगे आप लोग, बैठे रहोगे, एंजॉय करोगे, मजा करोगे, ठीक है, नहीं ना, आप भागोगे इधर उधर, टकरे होगी, परेशानियाँ होगी, अवरोध आएंगे। अब देखो कहाँ का अवरोध है, ये तो हट गया, ये तो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मामला बैठ नहीं रहा। ये क्या हो रहा है, ये भी बैठ नहीं रहा। अब या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता है कि लीनियरली कोई रिलेशन होता ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला ये भी पता है, R0 1 + α_t, तो लीनियरली, डायरेक्ट लीनियरली कोई फॉर्मूला नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y = mx को फॉलो कर रही है, बट लीनियरली कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो बचा कौन, ये वाला। और आपको ये भी अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, डायरेक्ट टिक करना होता है, ठीक है। इसका मैंने पूरा डेरिवेशन बता रखा है, जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं उसको मैंने एक्सपोनेंशियल टर्म में पूरा डिटेल में लॉग का सॉल्व करके, कहीं नहीं दे रखा है वो डिटेलिंग, ठीक है ना, हायर क्लासेस की बुक्स में दे रखा होता है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने फिर भी वो पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसका फोर्थ आंसर सही है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, 12th क्लास के चैप्टर से है ये। इसमें बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर ये तो ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हम याद ही याद रखते हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाले काम नहीं करने पड़ते। बिल्कुल नहीं करना पड़ता। आपने एनटीए वालों ने आपकी सुन ली और सुन के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही दिया है, बाकी बेटा न्यूमेरिकल भी इस पर अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास में कौन है, एमीटर, ये कौन है, बेस, ये कौन है, कलेक्टर। साइज इस तरह से आपने देखी है, ठीक है ना, आप बना बना के बड़े पूरा साल निकाल दिया होगा, और कुछ लोगों ने 5-5 साल भी निकाले हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल उनका लास्ट वाला साल होगा जहां पे वो अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होकर अच्छे डॉक्टर बने। तो यहाँ पे देखते हैं, इस डायग्राम से ही दिख रहा है कि भाई बेस मुझे सबसे थिन लग रहा है, पतला सा लग रहा है बेस, और ये लाइन कहाँ मैच कर रही है, ये लाइन मैच कर रही है पहले वाले ऑप्शन में मैच कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है, आंसर आई, खत्म, ठीक है। बाकी आपको पता ही है फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स में होता है, हम इतनी रामायण अभी गा नहीं रहे हैं, बहुत गाई है रामायण, बहुत क्लासेस में डिटेल में पढ़ा है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 में द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज इक्वल टू व्हाट। आपको सबको पता है केटीजी का क्वेश्चन, और इसमें इक्विपार्टीशन लॉ यूज होता है, ठीक है। इक्विपार्टीशन लॉ क्या कहता है कि हर डायरेक्शन में हर गैस का जो एनर्जी होता है वो हाफ केटी रहता है। चलिए अच्छी बात है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका है 3, ठीक है, और हर डायरेक्शन में कितना होता है बेटा, हाफ केटी। क्या आंसर बन गया, बिल्कुल बन गया है, सिंपल आंसर है। कितना आंसर बन जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन है इसका, है ना। ऐसे हवा में उड़ा दोगे क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस है बेटा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चे मुझे
कुछ बच्चे थे जिनमें मुझे ये पूछ रहे थे कि सर ये 144 क्वेश्चन कैसे होगा, ये थोड़ा सा मैं अजीबोगरीब लग रहा है, फॉर्मूला लगा रहे फिर भी आंसर नहीं आ रहा। तो देखिए कैसे करते हैं। In a certain region of a space with volume 0.2 meter cube, the electrical potential is found to be 5 volt throughout. Okay, and the magnitude of electrical field in this region is what? अंतरिक्ष के 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर, हर स्थान, हर 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 महादेव, हर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। हर स्थान, ये बहुत हर स्थान वाला जो पार्ट है, ये जो लाइन है, ये जो वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हर स्थान पर, हर पॉइंट पर वोल्टेज जो 5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब ठीक है भाई, फॉर्मूला तो अपने को याद ही है, खूब पढ़ते हैं हम इसको, पढ़ा के नहीं पढ़ा आपने भी, ठीक है। हमने फुल डिटेल मारा इस पे, तो कितने दिन लगा दिएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए हर स्थान पर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज व्हाट? 0, 5 - 5 अपॉन समथिंग, कितना होना चाहिए बेटा? 0। अब 0 कहाँ मैच कर रहा है? ये। अब बहुत सारे बंदे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सर वॉल्यूम दे रहा है, डिस्टेंस निकाल दो तो मेरा काम बन जाए, ठीक है ना। कहाँ संघर्ष कर रहे हो? सीधा सीधा तो बन रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको दिख रही है, पूरा बोर्ड भर रहा हूं मैं। आगे बढ़े, 145 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water. Water rises in it to a height h. Mass of the water in capillary is 5 ग्राम। सेकंड जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस है 2r, तो आपको मास फाइंड करना है। देखो बहुत इजी है, मास क्या होता है बेटा? m इज इक्वल टू वीरो, v कितना है? पाई r स्क्वायर h इंटू रो, पाई r h इंटू रो इज इक्वल टू m। ये कोई फॉर्मूला नया 11-12 में नहीं पढ़ा, 10th में पढ़ा है हमने। सिलेंडर का वॉल्यूम है ये। अच्छा, अब हमें यहाँ पे जो नई चीज़ मिलती है फ्लूइड की, वो क्या है? वो ये वाला पार्ट है, याद है? लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होता है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है फ्लूइड में। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि m प्रोपोर्शनल तो क्या रहेगा? r। अगर रेडियस डबल करें तो मास भी क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। तो पहले 5 ग्राम था, तो अब कितना हो जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1 मीटर लेंथ, नेग्लिजिबल मास है, इसका ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट मासेस आपको गिवन है, आपको फाइंड करना यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सेंटर ऑफ मास, इसको ओरिजिन पॉइंट अज्यूम कर लीजिए। तो m1 x1 0, m1 5, x1 कितना? 0, m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 10/15। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये 1 मीटर दे रखा और हमें सेंटीमीटर में आंसर गिवन है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। सॉल्व करोगे तो 60.666 से आएगा। इसको अप्रॉक्सीमेट आप क्या लिख सकते हो? 67 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। तो आगे बढ़ते हैं और 47 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें 147, जहाँ पे ये बोल रखा है कि टू सिलेंडर ए एंड बी। इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, साथ साथ लास्ट में लाइन देखो क्या बोली है, सडनली ओपन। जहाँ पे कुछ सडन प्रोसेस होता है, फटाफट से हो जाए, पता ही नहीं चलता, टाइम ही नहीं मिलता कुछ लेन देन का, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। जहाँ पे आप सभी को पता है एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है हीट एक्सचेंज नहीं हुई है, ठीक है। और सडन प्रोसेस हो जाए तो वहाँ पे टाइम बहुत मिनिमम होता है, वो इजीली एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो आंसर सीधा सीधा क्या है बेटा? एडियाबैटिक। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज 10⁻⁻20 जूल एंड दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सबको पता ही। चलिए अब हमें क्या करना है 10⁻⁻20 जूल को। तो देखिए 1 जूल में, मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल कैलकुलेशन से बता रहा हूँ।
1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए, तो इसलिए 10 पावर -20 जूल में कितने हो जाएंगे, इंटू कर दो। अब कर दोगे सॉल्व, कर लोगे, कितना आएगा? ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर बनता है 4। बहुत बेसिक है, ये -1 बचेगा, ये 0 से ये 0 उड़ गया, 1/16 करना है, ठीक है, और 1/16 जैसे सॉल्व करते तो 0.06 आता है। आगे बढ़े, कहीं कैलकुलेशन नहीं है, पेपर को एंजॉय करो बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। अ बॉल, नेक्स्ट 149 क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second under the effect of gravity. Then you have to find the height of the tower is what? Okay, देखिए v square is equal to u square plus 2gh। बहुत सारे बच्चों को मैकेनिक्स का खौफ रहता है कि सर ये मैकेनिक्स एक बार हट जाए फिजिक्स से तो हम बहुत कुछ कर देंगे। बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक, नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही होता है। ये u है, ये v है और ये h है। मैं बताता रहता हूँ बहुत सारे बच्चों को, एक ही लाइन से सारे न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है ना। कोई भी न्यूमेरिकल उठा दो, हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसमें बातें करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। सिंगल वन लाइन है और इस सिंगल वन लाइन से सारे न्यूमेरिकल हम उठाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बस ये 3 इक्वेशन यूज़ करनी है। अब देखो ये u किधर है, नीचे, v किधर है, नीचे, हाइट किधर है, नीचे, g किधर है, नीचे, सब के सब किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। और जब सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। कोई अपोजिट हुआ तो उसको नेगेटिव बना दो, बस इतना सा खेल है। सिंगल एक लाइन से सारा पूरा चैप्टर होता है, ठीक है। अब देखो v की वैल्यू पुट करो 80, u की वैल्यू पुट करो 20 स्क्वायर, 2g को नीचे भेज दो, g की वैल्यू 10 है, ये लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 80 प्लस 20 100 और ये 60, तो 100 a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया बेटा 3 बार। आंसर कितना बनना चाहिए, 300। कहाँ दिख रहा है 300, ये दिख रहा है 300, पहला आंसर है। क्लियर, सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम, ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर काइनेटिक पूछिए कि पोटेंशियल पूछिए, कौन सी एनर्जी पूछिए, बताया नहीं इसलिए क्वेश्चन किया नहीं। बेटा यहाँ पर टोटल एनर्जी है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड काइनेटिक, पोटेंशियल, न्यूक्लियस, एटॉमिक, जितने टाइप की एनर्जी है। और ये ज्ञान किसने दिया था हमें, ये आइंस्टीन बाबा ने दिया था। E इज इक्वल टू mc²। m की वैल्यू कितनी है 0.5 ग्राम, ग्राम को चेंज करना आता है किलोग्राम में, ये कर दिया। c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। कैलकुलेशन है फिर से, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है, अच्छे से करनी है, कोई माफ़ी नहीं होती इसमें, ठीक है ना। मैं भी नहीं समझा सकता कैलकुलेशन। ये लो 16 है बेटा, ठीक है, कर दोगे। 9 को 5 से गुणा 45, 9 5 × 45, तो 45 का आंसर कुछ बनना चाहिए, या तो ये या ये। अब गाते उड़ा दो, ठीक है। तो आंसर देखो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि 16 में से 3 जाएंगे 13 बच जाएंगे, ठीक है, बेसिक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है 151। द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखो ये याद करने वाला है, ठीक है ना। अगर किसी को याद नहीं होता है तो देखो ये आंसर तो जाएगा ही जाएगा, ये आंसर तो जाएगा ही जाएगा। मेटल का होता नहीं है, मेटल का पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब या तो इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है, या दोनों है। तो एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से बता रखा बेटा, थोड़ी तो थ्योरी याद करोगे, ठीक है। पहला आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये क्वेश्चन जो है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मतलब कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स 12 का पार्ट दिख रहा है। इस बार मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से बैठ गए हैं, ठीक है। बहुत बार मैं नीट वाले बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर पढ़ता तो नहीं हूँ मैं फिजिक्स, लेकिन आप कुछ ऐसा बता दो कि कुछ पढ़ लूँ, तो हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं उसको, ठीक है। 100% है मॉडर्न फिजिक्स, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने से सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन खुशी ज़रूर होती है, ठीक है। तो खुशी जो है
वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने से हो जाएगी, क्योंकि बहुत ईजी है, जिसको कुछ नहीं आता उसको मॉडर्न आता है। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू, आपको पता है सबको, इलेक्ट्रॉन के बेस पे जो लैम्डा रहेगा वो रहता है, ये फॉर्मूला सबको याद है, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन वगैरह सबके फॉर्मूले हमने देख चुके हैं। कुछ नहीं करना होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए लैम्डा की, ये एंगस्ट्रॉम आता है बेटा ना, वैल्यू पुट करें 1.227 इंटू 10 पावर -2 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10 की घात -10। ये लो भाई 10 की घात -10 कर दिया। 10 की घात -10 होता है कि 10 की घात -9 होता है? 10 की घात -9। सॉल्व कर लोगे? अब ये बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, देखो 1227 वाला पार्ट 1227 से कट जाएगा, ठीक है, और ये -10 से -10 उड़ रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप इस वीडियो के बाद में घर पे शांति से बैठ के सॉल्व करते हैं तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 की घात 4, ठीक है ना। ये आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करोगे तब होगा बेटा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है ना। मुझे ज़्यादा कुछ इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, A long solenoid of 50 centimeter length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid. Okay. अब देखो सबको पता है बेटा ये, ठीक है, इतना भी इजी नहीं पूछना चाहिए। ये आपके पास में एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड के सेंटर पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो होता है μ0 Ni। एन क्या होता है भाई? एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। अच्छा किसी से मैं पूछूं ऐसे ही मजाक में कि इस किनारे पर क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, कोई बता सकता है? सोच के बताओ। सर इतना तो पढ़ा ही नहीं, ये भी आप ही पहली बार बता रहे हो सर, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है, ये आपके एनसीईआरटी में है, बहुत सिंपल चैप्टर है, यही पढ़ते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 12th वाले पार्ट से हैं, सब दे रखे हैं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट करो, आंसर है μ0 दे रखा है, ये रहा। एन दे रखा है 100 टन्स, एल दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ध्यान रखना इसको मीटर में बदलना, और आई दे रखा 2.5 एम्पियर। कर लोगे? वैल्यू पुट कर लोगे ना? चलो इसका मैं आप पे छोड़ता हूँ। आंसर क्या आएगा? आंसर अब मैंने सॉल्व तो किया था, देखो या तो ये है या ये है, ठीक है ना। अब तुम देख लेना, क्लियर? चौथा या दूसरा है ये, अभी तक तो तुम देख लो बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे जो है यहाँ दुनिया फंसी थी, ठीक है ना। यहाँ ये बहुत सारे बच्चों ने कहा सर यही छोड़ा है, बस एक ही क्वेश्चन छोड़ा है, ये थोड़ा सा हमें टफ लग गया या फिर बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है आपको पता है, परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों एक दूसरे को जीवित रखने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। हमने इसकी कहानी के फॉर्म में आगे बहुत कुछ पढ़ा था इसमें कि EMW क्या होती है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को जीवित रखते हैं, मैं तेरे लिए तुम मेरे लिए जी रहे हैं। और इसी जीवन की घड़ी में जब हमने आगे पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रोल आधा आधा होता है, ठीक है ना। दोनों इक्वली पार्टीशन, मतलब अपना रोल जो है कि तू भी आदत है मैं भी आदत हूँ, और तभी ये आधा आधा बराबर के हिस्सेदार है, तभी ये ज़िंदगी पर चलते रहते हैं, आज तक चलते आ रहा है। अंतरिक्ष में अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संशय आती रहती है, ठीक है ना, और जीवन पर्यंत चलते रहेंगे, हम रहे ना रहे। तो अब इसने पूछा क्या, वो चलते आगे, मजाक हो गई। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट देखिए, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो कंपोनेंट होता है वो होता है हाफ ऑफ ε0 E²। इसको क्या बोलते हैं बेटा, याद कुछ आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, या एक और नाम होता है इसका इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल प्रेशर वैसे आपके काम का नहीं, हम जेईई में पढ़ते हैं इसको, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकल डेंसिटी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी 12th क्लास में। और दूसरा जो पार्ट आता है मैग्नेटिक डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है ये रहा। हमें यही तो बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल का और मैग्नेटिक का कितना कितना रोल होता है। देखो आधे से आधा गया, अब सॉल्व कर लो फिर। ε0 μ0 E² अपॉन B²।
एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट ये कितना होता है? जब आप 11 में नए नए आए थे तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा परेशान करता था, सर ये क्या भला क्या है, ये वाला क्वेश्चन करता था परेशान। जब इसकी म्यू नॉट की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं तो सी के इक्वल आता है। तो यहाँ से हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो आएगी कितनी बेटा? 1/c²। और e²/b² कितना आ रहा है? c²। अब कहेंगे कैसे आ रहा है? तो देखिए, वैसे दुनिया को ये याद ही रखती है फॉर्मूला कि सर E/B होता ही है c। अरे कैसे हो जाता है भाई? तो आपको पता है ऐसे कुछ करते हैं हम, QE करके, फिर Q से Q जाता है, फिर V वेलोसिटी इज इक्वल टू E/B आता है, ठीक है। और यहाँ V वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम? स्पीड ऑफ लाइट। C से C कैंसिल आउट, 1/1 आंसर, ठीक है। तो आंसर कौन सा बनना चाहिए इसका? थर्ड है इजी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए, लेंथी नहीं है बेटा, थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें याद रखनी थी, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्यूशन करते ही आंसर बनता है, और आने भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन। रैंक इन्हीं को, ये क्वेश्चन जो है वो रैंक बनाते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अ शॉर्ट डायपोल हैज़ अ डायपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁹ Coulomb/meter. The electrical potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis. Okay. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें अब। ये क्वेश्चन 12th में भी बहुत सारे बच्चे कहते सर ये तो वही क्वेश्चन है ना जो 12th में बड़ा परेशान कर रहा था सर, इसके 2-3 पेज में डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। अगर अपना कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको पता है मैंने 4 मेथड से इस क्वेश्चन को करवाया है। इसका डेरिवेशन जो है एनसीईआरटी में 2 पेज में दे रखा है, आरबीएससी में 1 पेज में दे रखा है, और मैंने एक स्टेप में इसका आंसर बताया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स में जैसा सोचना है वैसा सोचो, आंसर बनते हैं। तो देखिए यहाँ इसने पूछा है V = क्या फॉर्मूला लगेगा? KP cos θ/r²। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सीधा सीधा है, कुछ भी ज़्यादा नाटक नहीं है। R सब दे रखे हैं, एंगल थीटा दे रखा है 60 डिग्री, R दे रखा है, सब दे रखे हैं, सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो K की वैल्यू आपको दे रखी है, ये NTA वाले इसकी वैल्यू दे देते हैं, बाकी देनी नहीं चाहिए थी। इतना सपोर्ट आपको कर लेते हैं। 9 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। R की वैल्यू कितनी है? 0.6 स्क्वायर। घर जाके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आंसर, ठीक है। अब बेटा सॉल्व करना तुम, ठीक है ना, कर लोगे? बहुत इजी है। देखो कट जा रहा है, ये सारे कट रहे हैं, ये 8 बार कट गया और ये कट जाएगा, और कटते ही आंसर बन जाता है यहाँ पे 200 के आसपास, ठीक है। 200 ही बन रहा है। चलिए आगे बढ़े। वन 156 में आपको ये दे रखा है कि 599 जो है वो ससेप्टिबिलिटी है, धारणशीलता है, ठीक है। धारणशीलता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, कुछ याद आ रहा है? मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, ठीक है। थियोरेटिकल चैप्टर है, सिंगल चैप्टर है। मैं कहता रहता हूँ कि जब स्टार्टिंग हम 12th में करते हैं तो यही वो चैप्टर आता है जहाँ थ्योरी दिखती है, बाकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकली दिखते हैं। तो अब यहाँ पे भी मैंने आपको बता रखा है ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। बच्चों क्लास में जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है। तो उन बच्चों का एग्जाम्पल देकर मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसा एग्जाम्पल मारा है। तो देखिए बेटा, अब ध्यान रखना, फिजिक्स में आपको पढ़ना नहीं है, आपको याद नहीं रखना है, आपको अपने जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स है उसको ज़िंदगी के साथ जोड़ दो, बोलोगे ही नहीं। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ना। चलिए μr = 1 + chi, ये फॉर्मूला बड़ा जाना माना फॉर्मूला है। अब एक सब कुछ दे रखा है, सब दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। μr का फॉर्मूला एक बार देखो, इसमें फिर से बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है। बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती करी है? सर इसमें तो परमिएबिलिटी पूछा है, बिल्कुल परमिएबिलिटी पूछा है, μr नहीं पूछा है, म्यू पूछा है, ये वाला पूछा है बेटा, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, ये लगा 600, ठीक है। 599 + 1 करके 600 लगा देते हैं, और थोड़े
महापुरुष है जो 600 दिख ही नहीं रहा तो कैसे लगाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा ये, ठीक है ना, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए 1 + 599 600 हो गए, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू 600 और म्यू नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 4 पाई इंटू 10 की घात -7। कर लोगे? देखो 2 0 से चला उड़ा देते हैं, 24 पाई इंटू 10 की घात -5। कहीं मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा होगा। देखो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, एक कम करके सेकेंड आंसर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, कहीं कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी पेपर है, बहुत ध्यान रख रहा है आपका एनटीए। कट ऑफ तो बेटा ज़्यादा जाएगी, ध्यान रख लेना, ये तो पढ़ना ज़्यादा ही है हमें, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं इतना इजी पेपर है तो पढ़ना भी कम पड़ेगा, बड़ा कंपटीशन है यहाँ पे। यहाँ पढ़ाई की लड़ाई नहीं है, यहाँ दूसरों से लड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो मैदान में आप कितनी तलवार चलाना जानते हैं वो मैटर नहीं कर रहा, आप कितनी देर तक टिके रहते हैं और जीतता कौन है वो मैटर करता है, ठीक है। कोई आपको उड़ा के लेके जाएगा, वो पता नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन उड़ा के लेके चला जाए। चलिए आगे बढ़े। ग्रेविटेशन का सिंगल वन क्वेश्चन आया है जहाँ पे G' इज इक्वल टू G1/h/r²। ये क्वेश्चन कुछ दे रखा है। अब इसमें भी ऐसे महापुरुष बहुत सारे हैं जो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, G' इज इक्वल टू G1 - 2h/r। अब कुछ बच्चों से मैंने पूछा ये क्यों लगा, सर आप नहीं बताया था, ठीक है, इसीलिए लगाया। आप तो कहते हैं कि सर नोट से बाहर नहीं जाएगा। बेटा वहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई थी, वो लाइन क्या लिखी हुई थी, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब h इज़ वेरी वेरी स्मॉल इज़ कम्पेयर टू r। क्या यहाँ पे हाइट r के कंपेरिजन में कम है क्या? अरे भाई हाइट तो क्या है, हाइट तो r/2 है कि नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत कम है क्या h, ये तो r/2 मतलब जस्ट आधी है। तो ऐसे फॉर्मूले नहीं लगते, फिर प्रॉपर फॉर्मूला लगता है, इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, G' इज इक्वल टू G1 + r/2 पुट करो, 1/2 कितना बनेगा, 3/2 4/9 G। क्लियर? m से मल्टीप्लाई करा, m से मल्टीप्लाई करा, m से मल्टीप्लाई करा। देखो mg की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 72 न्यूटन दे रखी है कि नहीं दे रखी है? क्लियर? रख दो भाई 72, ये रखा मैंने 72। वेरी टफ कैलकुलेशन, आंसर आ जाता है 32 न्यूटन। क्लियर है? 32 दिख रहा है कहीं? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। चले आगे। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है स्क्रू गॉज, ठीक है। ये चैप्टर बहुत सारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल में या कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। हमने विद प्रैक्टिकल किया है, मैंने स्क्रू गेज का पूरा एपरेटस लेके आया हूँ, क्लास में डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और बाकी आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए मैं बता देता हूँ क्या है। हल्का फुल्का बता दूंगा कि अल्पतम मांग का मतलब क्या होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम मेजर्ड वैल्यू। कोई इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं बेटा, सर्कुलर पे 50 है। कुछ नहीं करना होता है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करें, आंसर बनता है। लिस्ट काउंट को नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगी, पिच आ जाएगी। पिच को बोलते हैं बेटा चूड़ी अंतराल, ठीक है। फॉर्मूला वैसे पढ़ते हो, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। बस वैल्यू पुट कर लीजिए, 0.01 इंटू नंबर ऑफ डिवीजन 50, कितने आए 0.5, चौथा आंसर है। क्लियर? बार बार मैं कहता रहता हूँ कि देखो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल फर्जी पेपर है। हम इसमें क्लास में बहुत लेवल से बहुत ऊपर पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर पढ़ लिया हमने। अगर एनटीए बता देता कि भाई हम तो ऐसा ही पेपर देंगे तो पढ़ते ही नहीं। देखिए बेटा, अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, MS डेल्टा T। और फेज चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, ML, लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ पे देखो सेम कॉपर स्फीयर है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट सेम हो गई, कैंसिल आउट। अब
नेक्स्ट जो है कि दोनों में टेम्परेचर में चेंज भी कितना करना है बेटा, सेम करना है, तो डेल्टा टी भी क्या हो गया, सेम हो गया। और स्फीयर है तो मास को मैं क्या किससे लिख सकता हूँ, 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू डेंसिटी। और कहीं ना कहीं आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट ये रहा कि दोनों की हीट का जो रेशियो है वो है r1/r2 का होल क्यूब। ओके, अब r1 और r2 की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो r1 की जगह 1.5 r2 लिख दीजिए, लिख दोगे यहाँ पे, फिर उसका होल क्यूब करना मत भूलना, होल क्यूब करना बहुत आसान है, आंसर आएगा 27/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of massless string. The string passes over a pulley which is frictionless, and the acceleration of the system in terms of acceleration of gravity. देखिए बेटा, बहुत बहुत और बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखना है। या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, पता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, बड़े वाले में से उस साइड वाले को माइनस करो, इंटू जी लगाओ, डिवाइड में क्या कर दो, m1 + m2, टोटल मासेस का सम कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को मैंने सेकेंड मेथड से भी किया है, अगर आपको याद है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको याद होगा, हमने एनर्जी वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन थोड़ा सा वो इसके कंपेरिजन में लेंथी जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा है, इसके शॉर्टकट से हम खूब पढ़े हैं, बड़ी बड़ी पुलियाँ बनाई है, इसमें हज़ारों लाखों पुलियाँ बना बना के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दो पुली है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ईजी लगा होगा। तो देखिए 6 - 2/8 इंटू जी, 8 नहीं 10, 6 + 4 10, 6 - 4/6 + 4 इंटू जी। सॉल्व करेंगे, कितना बनना चाहिए कि जी की टर्म्स में आंसर बनेगा g/5। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 161, assume the light of wavelength 600 nanometer is coming from a star, a limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter. ओके, अब देखो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन, टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला ये रहा, सब दे रखे हैं, क्या बताऊँ अब, 1.22 इंटू 600 नैनोमीटर अपॉन डी की वैल्यू कितनी बेटा, 2। उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी पेपर था। आगे बढ़े, नेक्स्ट है 162। 162 में हमें क्या कह रखा है, हमें ये कह रखा है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण क्या है। द इंक्रीमेंट इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। ओके, आप सबको पता है, वैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर ये तो नहीं बताओगे तो बढ़िया है। ठीक है, ये मैंने वो बना दिया है, ये डिप्लेशन लेयर है, पीएन जंक्शन है। आप सबको पता है फॉरवर्ड करंट जब फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और रिवर्स बायस जब होता है तो उस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कम करंट फ्लो होती है। तो ये सबको याद है। और कैसे बताया था आप सबको, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कैसे बताया था हमने, बहुत आसानी से इसको देखकर पॉजिटिव आयन बनाए थे, नेगेटिव आयन बनाए थे, क्यों डिप्लेशन लेयर की साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, क्यों डिप्लेशन लेयर की साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है, सब कुछ डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, रिवर्स बायस। नेक्स्ट, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कह रहे सर बहुत ही टफ आया है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, पूछना क्या चाहता है, कुछ नहीं पूछना चाहता बेटा, ये तो इंटेंसिटी का बोला है ना इसने, वॉट पर एरिया। अब आप कहेंगे सर इंटेंसिटी तो कहीं दे ही नहीं रखी, कैसे पता करें कि इंटेंसिटी, बेटा इंटेंसिटी होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये देखो दे रखा है, और ये होती है A/UT, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, सब दे रखा आपको, सब कुछ गिवन है यहाँ पे। आई की वैल्यू ये रही, ई की वैल्यू में एनर्जी फाइंड करनी है, ए की वैल्यू ये रही,
और टाइम की वैल्यू 60 सेकेंड ये रहे, ठीक है ना। कर लोगे बेटा सॉल्व, कर लोगे, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे। ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मीन फ्री पाथ का हमने डेरिवेशन किया है इसका, बट एनसीईआरटी में आपकी जो बुक्स है उसमें डायरेक्ट दे रखा है, 11th की क्लास में केटीजी का पार्ट है ये, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा 1/√2n पाई d स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 है। A 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt and 50 hertz AC supply. You have to find the RMS value of AC current. तो क्या रहेगी बेटा RMS वैल्यू, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपोजिंग फैक्टर कौन सा ले रहा है, कैपेसिटर वाला ले रहा है, XC। बस सब वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर बनता है बेटा 1/ωc V ओमेगा सी। V की वैल्यू दे रखी है 200, ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई f की वैल्यू दे रखी है 50, C की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है 40 माइक्रोफैराड। क्लियर, सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे, कितना बनेगा 1 2 3, ये -3 टाइम्स गया, -2 टाइम्स 10 -1 टाइम, कितना बन रहा है 2 पाई इंटू 4 -1 8 पाई, लगभग 25 के आसपास कुछ बन रहा है। देखो बन रहा है ना, देखो 8 को 3 से 24 और -1 कर दो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास बन रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, 166 की बात करते हैं, ठीक है। तो 166 में देखिए क्या होगा, कार्बन रेजिस्टेंस से क्वेश्चन है ये, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये लाइन आपको याद है अच्छे से, 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे इसका नंबर कौन सा होता है, तो सिग्निफिकेंट नंबर इसका कितना रहेगा बेटा 4 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर है ब्राउन 10 पावर 1, फिर सुनहरा गोल्ड 5%, वो टेबल याद है आप सबको, बस वैल्यू पुट कर लीजिए 47 इंटू 10 पावर 1 ±5%। कहाँ मैच कर रहा है बेटा, देखो कहीं मैच कर रहा है, 470 आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ये रहा फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट, वायर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A is hanging from a fixed support. The length of the wire changed to L1 when mass M is suspended from the free end. Then expression for Young's modulus. देखिए कुछ भी नहीं है, F/A is equal to Y, चेंज इन लेंथ कितना हो गया बेटा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा L1 - L अपॉन L। सॉल्व कर लोगे, और जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो आंसर बनता है y के लिए, आंसर बनता है y के लिए क्या बनेगा बेटा, आंसर जो y के लिए बनेगा वो बनता है, वो मिट गया लेकिन आपको याद है, यहाँ हमने F/A इज इक्वल टू L1 - L अपॉन L इंटू y। तो y का यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा FL अपॉन A L - L, ठीक है। कहाँ मैच कर रहा है, ये रहा देखो, F की वैल्यू mg है, हैंगिंग मास जो है वो F है। नेक्स्ट आगे बढ़े, दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए सत्यमान सारणी है। देखिए बेटा आपको जो मन में आए ना उससे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ये करेंगे, सर एक बार 0 0 रख दो, एक बार 0 1 रखो, एक बार 1 0 रखो, एक बार 1 1 रख दो। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। आप बूलियन मैथमेटिक्स लगाइए, विद इन सम सेकेंड्स में आंसर बन जाएगा। देखो बूलियन कैसे कहता है, ए तो यहाँ मिलेगा कितना A बार, बी बार, कौन सा गेट है ये, नॉर गेट है, तो क्या बनना चाहिए
ए बार प्लस बी बार, और प्लस नॉट और ऑपरेशन कर दिया, ऊपर नॉट ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, आगे हमें डी मॉर्गन थ्योरम लगानी है। ठीक है ना, बुलियन मैथमेटिक्स हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी हो। ठीक है, वैसे इसको जनरली कंपटीशन में पढ़ाया जाता है, जब आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं तब आपको वहाँ पढ़ाया जाता है। 12th क्लास में बुलियन का कम ही पार्ट है और मैक्सिमम जगह पढ़ाते नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारे बच्चों को बुलियन नहीं आती है तो बस 0 0 पुट कर करके देख सकता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मैं मॉर्गन लगा रहा हूँ और कहीं ना कहीं आपको लग गया कि ये जो गेट है वो एज अ एंड गेट बिहेव कर रहा है, और एंड गेट को यहाँ फॉलो कौन कर रहा है, देखो बेटा सेकंड ऑप्शन फॉलो कर रहा है, 0 0 0 0 1 0 1 0 और ये 1 1 1 होता है। ठीक है ना, बहुत बेसिक सा है, बाकी आप अगर उससे करोगे तो भी आंसर बनता है, 100% बनेगा। बुलियन ईजी रहता है, अगर आपको बुलियन आता है तो बुलियन से करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 169, और सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू द AC वोल्टेज सोर्स, L इज रिमूव्ड। देखो LCR है, ठीक है, आपको सबको पता है L का काम क्या होता है। L का काम क्या होता है, वोल्टेज आगे लेके जाता है और करंट इसमें पीछे होती है। C का काम क्या होता है, इसमें वोल्टेज पीछे होता है, और R क्या करता है, हम साथ साथ हैं। ठीक है, अब L जितना, देखो इसको मैं दो मेथड से कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो ऐसे ही देख लेते हैं कि जितना ये करंट को आगे लेके जा रहा है उतना ये पीछे लेके जा रहा है। ठीक है, तो जितना इसका इफेक्ट है उतना उतना इसका इफेक्ट है। क्लियर, जितना L इसको आगे लेके जा रहा है उतना उतना ये पीछे लेके जा रहा है, तो कहीं नहीं जाएगा, दोनों साथ साथ रहेंगे। और LCR सर्किट में जब वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ रहते तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन, अनुनादी सिचुएशन। ठीक है, अनुनाद की कंडीशन में XC और XL इक्वल रहेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। और जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उस कंडीशन में हमें पता है 100% कि यहाँ जो फेज डिफरेंस रहेगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वो कितना होना चाहिए, 0। और जब 0 है तो पावर फैक्टर कितना होगा बेटा, cos फाई की वैल्यू 0 पुट करो, cos 0 कितना रहेगा, 1। आंसर है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। फॉर्मूले से करोगे तब भी आंसर बनता है और बिना फॉर्मूले के करोगे तब भी आंसर बनता है। हमने इस पूरे चैप्टर को भले पैरेलल कॉम्बिनेशन हो AC में, सीरीज कॉम्बिनेशन हो, हर टाइप के सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने फेजर डायग्राम से सॉल्व किया है। और फेजर डायग्राम बहुत ईजी है, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जेईई एडवांस के क्वेश्चन फेजर से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। आप कहेंगे से तो प्रेशर होता है, बेटा प्रेशर और स्ट्रेस में फ़र्क होता है, मैंने क्लास में बता रखा है ना। प्रेशर जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है, और यहाँ जो है वो फोर्स इट मे बी अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो आप सबको पता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा m1 L1 T-2, एरिया का रहेगा L-2। सॉल्व करोगे आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट, a cylinder contains hydrogen gas at a pressure of 249 kilopascal and a temperature 27 degrees centigrade, and you have to find the density of the hydrogen gas. Okay, देखिए बेटा आपको सबको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, सबको पता ही। P N को क्या लिख दूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स है, ये ऐसे लिख दूं कुछ, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी। इतना सा दिमाग लगाना पड़ता है बस। जैसे इतना सा दिमाग लगाओगे तो आपके पास में 100% ये आंसर बन चुका है। देखो सब कुछ दे रखे हैं, 249 किलो पास्कल, P की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करनी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, P इंटू m0 अपॉन RT। P की वैल्यू गिवन है 249 इंटू किलो है तो 10⁻³ m0 कितना है बेटा, हाइड्रोजन का 2, R कितना है दे रखा है 8.3, T कितना है केल्विन में बदलो 300। कर लोगे सॉल्व, ये आपको सॉल्व करना है, थर्ड आंसर है वैसे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो 11th के रोटेशन का है। हर साल की तरह बहुत इजी रोटेशन से क्वेश्चन आया है। बाकी मैं उम्मीद हमेशा करता हूँ कि रोलिंग से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, या फिर अच्छा खासा एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। बट एनटीए सुनेगा कभी, देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम अपनी लैंग्वेज में उसको पप्पू क्वेश्चन बोलते हैं। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 2k कैप। एफ की वैल्यू कितनी है? 3j कैप। 6 k क्रॉस j कितना रहेगा? तो k क्रॉस j रहेगा -i कैप। आ गया? कौन सा आंसर है? फोर्थ आंसर है। बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। देखिए, बोर मॉडल किसके लिए वैलिड होता है? हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए वैलिड होता है ओनली, ठीक है ना। बोर मॉडल एक सिंपल सा, एक छोटा सा वर्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है मॉडर्न फिजिक्स में। बच्चों, आपको याद होगा बोर मॉडल को लेकर हम 4 से 5 क्लास से खींच लेते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए बोर मॉडल है क्यों, ठीक है ना। उसकी एनर्जी को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में आता है कि ये एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी, कौन सी एनर्जी हम कंसिडर कर रहे हैं, बहुत सारी, ठीक है ना। थर्मल एनर्जी कहाँ गई, तो इसको डिटेल में उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक आइटम कौन सा नहीं है? देखो पहले ऑप्शन दिख रहा है, नियॉन नहीं है कि नहीं? सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट न्यूक्लियस से क्वेश्चन है ये। मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। 235U92 न्यूट्रॉन डाला इस पे, क्या बना? 36 क्रिप्टॉन, 89 और 3 क्या निकल गए? 3 निकल गए अपने पास में न्यूट्रॉन, और साथ में क्या निकला वो बता दो बस, ठीक है ना। अपने इजी लेवल की हद होती है, ठीक है, बहुत इजी है। बैलेंस करिए इक्वेशन को। ये 92 है, ये 36 है। 92 में से 36 माइनस कर दीजिए तो 56 आएगा। एक ही मैच कर रहा है, 56 आंसर है, खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। सार्थक अंक बहुत इजी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है ना, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। इसको इसमें से माइनस करोगे, डबल डिजिट तक आपको शो करना है, और डबल डिजिट तक शो करोगे, थर्ड आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े। बूस्टर एंगल की वैल्यू कितनी रहेगी? मैंने क्लास में बता रखा है इसको भी। जनरली बूस्टर एंगल की वैल्यू जो होती है वो 45, 52 क्लास के लिए ऐसा कुछ बताया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा। 52, 53, 57, 54 कुछ वैल्यूज़ मैंने क्लास में लिखवा रखी है, तो उससे ही आप आइडिया लगा लेते कि सभी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं 50 के आसपास ही बताइए सर ने, और 50 की रेंज में कौन आ रहा है, 50 की रेंज में यही आ रहा है, तो ये आंसर बन जाएगा। नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखाया हुआ बेटा, है ना। आगे बढ़े। 157 मोबिलिटी का फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लगाना है बेटा, ठीक है। वीडी की वैल्यू आपको दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रही, ई की वैल्यू दे रखी है ये रही, उठा के वैल्यू पुट कर लोगे तो वीडी की वैल्यू ये रही 7.5 × 10⁻⁻⁴, और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻10, ठीक है। सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व करोगे तो आगे आंसर, थर्ड आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो 10⁻⁶ तो वैसे ही बन रहा है, दिख रहा है साफ। चलिए आगे बढ़े। In YDAC experiment, if the separation between the coherent sources is half and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width is what? देखिए, बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? लैम्डा d/d। अब लैम्डा को तो बदला नहीं, d कितना हो गया भाई? d हो गया 2d, और इसको क्या कर दिया भाई? हाफ कर दिया। सॉल्व कर दो, कितना बन रहा है? 4 टाइम्स ऑफ बीटा, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बारे में सबको पता है।
इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था पूरा, एंड करेक्शन वगैरह, तो वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन इतना दिमाग लगाना ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। देखिए, बाएं अंतराल में संयोजित कोई तार, इसके दाएं अंतराल में, दाएं में कितना बेटा 10 ओम है, बाएं में नहीं पता, और यहाँ जॉकी जाकर यहाँ कहीं सेट हो रही है, तो ये जो रेशियो आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, x/10 = 3/2, 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम जो है उस x की वैल्यू है। अब इसने बोला है कि भाई द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसकी लेंथ 1.5 मीटर है, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। अब आगे तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, देखो कुछ भी नहीं है। इसने बोला कि 15 ओम की लेंथ कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, तो 15 ओम की लेंथ कितनी है बेटा 1.5। मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, देखिए 1 ओम की लेंथ कितनी हो जाएगी 1.5/15, इसीलिए 1 ओम की कितनी हो जाएगी, आएगी 1 ओम की कितनी आ गई 1.5/15। सॉल्व करें, 15 से 15 गया, कितना बना 10⁻⁻1। कहाँ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे बढ़े, रे ऑफ इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। देखो पहले तो मैं प्रिज्म बना देता हूँ, ये अच्छी बात है कि प्रिज्म से क्वेश्चन आ गया है, बाकी आया नहीं है लेंस वगैरह से, कोई बात नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई ए। अब देखना, ध्यान रखना, एक है ये थिन प्रिज्म है, और जहाँ थिन प्रिज्म की बात करते हैं वहाँ पर हमने sin θ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा लिखा है। क्यों लिखा है उसका पूरा रीज़न बता रखा है हमने, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब उसने बोला है कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है, देखो कहाँ बोला है, इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, क्लियर। तो ये 90, ये ए, तो ये कितना हो जाएगा 90 - a, तो ये वापस कितना हो जाएगा बेटा a, और ये कौन है r1, ठीक है। नॉर्मल के साथ में ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो सीधा सीधा यहाँ लगाइए स्नेल्स लॉ 1 sin i = μ sin r1। r1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 के इक्वल आ गई। अब मैंने कहा थिन प्रिज्म है तो i = क्या आ जाना चाहिए μ a। कहाँ मैच कर रहा है, चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है बेटा। तो आई होप बहुत इजी पेपर था, बहुत आसान पेपर है।